हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहिनी तापड़िया दस कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम पढ़ रहे हैं अमेलगमेशन ऑफ कंपनियों का एकीकरण। इस चैप्टर में अब तक हमने एकीकरण का अर्थ समझा कि वर्तमान में कार्य कर रही दो या दो से अधिक कंपनियों का समापन कर उनके स्थान पर एक नई कंपनी की स्थापना कर दी जाती है, जिससे एक नई कंपनी अस्तित्व में आ जाती है। इसे एकीकरण कहा जाता है। उदाहरण के लिए दो कंपनियां हैं, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। अगर इन दोनों कंपनियों का समापन कर दिया जाए और इनकी जगह एक नई कंपनी की स्थापना कर दी जाए ए बी लिमिटेड के नाम से, तो ऐसा जो है नई कंपनी की जो स्थापना हुई है वो एकीकरण कहा जाएगा। तो एकीकरण में जो नई कंपनी अस्तित्व में आई है वो कंपनी क्रेता कंपनी कहलाती है और जिन कंपनियों का समापन हुआ है वे कंपनियां विक्रेता कंपनी कहलाती हैं, क्योंकि जो कंपनियां समापन में गई है वो कंपनियां अपने व्यवसाय को नई कंपनी को बेचेगी। तो जो पुरानी कंपनियां हैं, जो कंपनियां समापन में गई है वो अपने व्यवसाय को नई कंपनी को बेचेगी। इस वजह से पुरानी कंपनियां विक्रेता कंपनियां कहलाती है और इन दोनों के स्थान पर एक नई कंपनी की स्थापना की गई है और ये नई कंपनी इन दोनों के व्यवसाय को खरीदेगी, यानी कि इन दोनों की संपत्तियों और दायित्वों को खरीदेगी। इस वजह से जो नई कंपनी है वो कंपनी क्रेता कंपनी कहलाती है। अब ये जो एकीकरण है, यानी कि वर्तमान में कार्य कर रही दो या दो से अधिक कंपनियों का समापन कर उनके स्थान पर एक नई कंपनी की स्थापना कर दी गई है। तो ये जो एकीकरण है, ये एकीकरण दो प्रकार का हो सकता है। पहला मर्जर, यानी कि विलय के प्रकार का। विलय यानी कि जो पुरानी कंपनियां हैं, पुरानी कंपनियां एज इट इज नई कंपनी में विलय हो जाए, मर्ज हो जाए। तो जो एकीकरण का जो पहला प्रकार है वो है विलय की प्रकृति का एकीकरण, अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। और जो दूसरा प्रकार है वो है परचेज, क्रय की प्रकृति का एकीकरण। दूसरे प्रकार में जो नई कंपनी है, जो क्रेता कंपनी है, वो पुरानी कंपनियों के व्यवसाय को खरीदेगी। इसमें जो पुरानी कंपनी के व्यवसाय है उसका एज इट इज मर्ज नहीं होती, बल्कि जो क्रेता कंपनी है वो अपने हिसाब से विक्रेता कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों को खरीदेगी, क्रय करेगी। तो जो एकीकरण के प्रकार है वो है मर्जर और परचेज। अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, विलय की प्रकृति का एकीकरण, और जो दूसरा प्रकार है वो है क्रय की प्रकृति का एकीकरण, अमेलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। इन दोनों प्रकारों में क्या अंतर है उसकी बात भी हम कर चुके हैं, उसके बारे में भी हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जब एकीकरण होता है तो उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। तो जब विलय की प्रकृति का एकीकरण होता है तो उसका लेखांकन, उसकी अकाउंटिंग अलग तरीके से की जाती है, और जब क्रय की प्रकृति का एकीकरण होता है तो उसके लिए जो अकाउंटिंग करने का तरीका है वो अलग है। तो पहले हम बात करेंगे कि जब विलय की प्रकृति का एकीकरण हो तो किस प्रकार से पुस्तकों में लेखांकन किया जाता है, किस प्रकार से जनरल एंट्रीज की जाती है। तो आज की क्लास में हम विलय की प्रकृति, विलय की प्रकृति के एकीकरण में लेखांकन, तो विलय की प्रकृति के एकीकरण में किस प्रकार से लेखांकन, किस प्रकार से अकाउंटिंग की जाती है वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो विक्रेता, जो कंपनियां समापन में गई है एकीकरण के फलस्वरूप, वो कंपनियां भी अपनी पुस्तकों में लेखांकन करेगी, और जो कंपनी नई स्थापित हुई है एकीकरण के दौरान वो कंपनी क्रेता कंपनी भी अपनी पुस्तकों में लेखांकन करेगी। तो पहले हम बात करेंगे कि जो विक्रेता है, विक्रेता अपने पुस्तकों में किस प्रकार से एकीकरण का लेखांकन करेंगे जब विलय की प्रकृति का
एकीकरण को, तो विक्रेता की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टि। विक्रेता यानी कि जो कंपनियां समापन में गई है, जो कंपनियां एकीकरण में अपना व्यवसाय क्रेता कंपनी को बेचेगी, नई कंपनी को बेचेगी, वो कंपनियां अपनी पुस्तकों में किस प्रकार से प्रविष्टियां करेगी। अब ये अपनी संपत्तियां और दायित्व हस्तांतरित करेगी नई कंपनी को, जिसकी स्थापना हुई है एकीकरण के फलस्वरूप। तो अपनी संपत्तियां और दायित्व हस्तांतरित करेगी, तो संपत्तियों और दायित्वों के खातों को बंद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने संपत्तियों के खातों को बंद किया जाएगा। तो संपत्तियों का जो शेष है, संपत्तियों का शेष डेबिट शेष होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो संपत्तियों का खाता बंद करने के लिए संपत्तियों को क्रेडिट किया जाएगा और उन संपत्तियों से जो पैसा वसूल होगा उसको हम वसूली खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो संपत्तियों के हस्तांतरण पर या संपत्तियों के खाते बंद करने पर जो प्रविष्टि की जाएगी, संपत्तियों के हस्तांतरण, जो कंपनियां समापन में गई है वो अपने व्यवसाय को हस्तांतरित करेगी नई कंपनी। उसका मतलब ये हुआ कि जो पुरानी कंपनी की जो संपत्तियां और दायित्व है वे अब नई कंपनी के बन जाएंगे एकीकरण के बाद। तो जब संपत्तियों के हस्तांतरण कर दिया जाता है संपत्तियों का, तो इसके संबंध में जो प्रविष्टि की जाएगी वो की जाएगी, एक खाता खोला जाएगा वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट, इसको डेबिट किया जाएगा और संपत्तियों के खाते को क्रेडिट किया जाएगा, जिससे संपत्तियों के खाते बंद हो जाएंगे। क्योंकि संपत्तियों का जो शेष होता है वो डेबिट बैलेंस होता है और क्रेडिट करने से उसका खाता बंद हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट, और जिन जिन संपत्तियों के खाते बंद करने हैं, जो जो संपत्ति हस्तांतरित की गई उन सब का नाम लिख दिया जाएगा और उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। दूसरी प्रविष्टि दायित्वों एवं संचयों का हस्तांतरण करने पर, तो संपत्तियों के अलावा दायित्वों और संचयों का भी हस्तांतरण किया जाएगा और दायित्वों और संचयों का जो शेष है वो क्रेडिट शेष होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो दायित्वों और संचयों को डेबिट किया जाएगा, जिससे उनके खाते बंद हो जाएंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। हम बात कर रहे हैं विलय की प्रकृति के एकीकरण। तो विलय की प्रकृति के एकीकरण में सभी संपत्तियां और दायित्व क्रेता कंपनी द्वारा लिए जाते हैं। क्रेता कंपनी में विलय हो जाता है सभी संपत्तियों और दायित्वों का। तो दायित्वों के नाम लिखे जाएंगे, पर्टिकुलर लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, जो भी दायित्व है उन सब के खाते को उसका नाम लिखकर सभी के खाते को डेबिट किया जाएगा। लायबिलिटीज के अलावा अगर कोई प्रोविजंस है तो वो प्रोविजंस भी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे क्रेता कंपनी में। पूरा का पूरा विलय हो जाता है विलय की प्रकृति के एकीकरण में। इसलिए प्रोविजंस भी अब क्रेता कंपनी के प्रोविजंस बन जाएंगे। तो इसका खाता बंद करना होगा तो पर्टिकुलर प्रोविजंस अकाउंट डेबिट करने से इनके खाते बंद हो रहे हैं, दायित्व और संचयों के खाते। इसके बाद रिजर्व्स, जो भी रिजर्व्स हैं उन सबके खाते डेबिट किए जाएंगे। और अगर सरप्लस दिखाया हुआ है, अगर लाभ नहीं खाते का क्रेडिट बैलेंस है, लाभ है, तो उसको भी डेबिट किया जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से दायित्व और संचयों के हस्तांतरण पर यह प्रविष्टि की जाएगी। हमने बात की थी कि एकीकरण में जो क्रेता कंपनी है वो विक्रेता कंपनी की संपत्तियों और दायित्वों को खरीदने के बदले विक्रेता कंपनी के अंशधारियों को भुगतान करती है, जिसको हम क्रय प्रतिफल कहते हैं।
तो अब दायित्वों और संपत्तियों का हस्तांतरण हो चुका है इन एंट्रीज के द्वारा। अब जब क्रय प्रतिफल देय होता है तो क्रय प्रतिफल देय होने की पुष्टि की जाएगी। तीसरी एंट्री की जाएगी क्रय प्रतिफल देय होने पर जब परचेज कंसिडरेशन ड्यू हो जाता है तो उसकी एंट्री की जाएगी। तो जो परचेजिंग कंपनी है, जो क्रेता कंपनी है, उसको डेबिट किया जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट। अब परचेजिंग कंपनी एबी लिमिटेड हो सकती है, XYZ लिमिटेड हो सकती है, तो उसके खाते को हम डेबिट करेंगे। परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और जब क्रय प्रतिफल प्राप्त होता है क्रेता कंपनी से तब एंट्री की जाएगी क्रय प्रतिफल प्राप्त होने पर। अब क्रय प्रतिफल का भुगतान नगद में किया जा सकता है या अंशों के निर्गमन द्वारा किया जा सकता है। तो अगर नगद प्राप्त हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट। अगर इक्विटी शेयर्स प्राप्त हुए हैं, इक्विटी शेयर्स अकाउंट डेबिट। कभी कभी पूर्वाधिकार अंशधारियों को भुगतान करने के लिए प्रेफरेंस शेयर भी इशू किए जाते हैं क्रेता कंपनी द्वारा, तो प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट। और ये राशि प्राप्त हुई परचेजिंग कंपनी से, तो परचेजिंग कंपनी के खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा टू परचेजिंग कंपनी अकाउंट। परचेजिंग कंपनी, यहां पर हमने परचेजिंग कंपनी लिखा है, लेकिन परचेजिंग कंपनी जो कंपनी का नाम है उससे इसको डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा। अब जब क्रय प्रतिफल प्राप्त हुआ है तो क्रय प्रतिफल प्राप्त होने के बाद में जिनके लिए क्रय प्रतिफल प्राप्त हुआ है, अंशधारियों के लिए, क्योंकि जो कंपनी है उसके मालिक अंशधारी होते हैं, तो ये क्रय प्रतिफल अंशधारियों को चुकाने के लिए प्राप्त हुआ है, तो अंशधारियों को उनका क्रय प्रतिफल चुकाया जाएगा। तो संपत्तियों के खाते हमने बंद कर दिए इस एंट्री से, संपत्तियों के खातों को क्रेडिट करके। फिर दायित्वों और संचयों के खाते बंद कर दिए। अब जो खाते बंद होने बाकी हैं वो केवल अंशधारियों के खाते हैं। तो जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और फिर उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, पूर्वाधिकार अंशधारियों को क्रय प्रतिफल चुकाया जाएगा। तो जो अगली एंट्री की जाएगी वो की जाएगी पूर्वाधिकार अंशधारियों की पूंजी उनके खाते में हस्तांतरित करने पर। पांचवी एंट्री की जाएगी पूर्वाधिकारी अंशधारियों के खाते में पूंजी हस्तांतरित करने। पूर्वाधिकारी को भुगतान किया जाएगा, लेकिन पहले जो प्रेफरेंशियल कैपिटल का खाता जो क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है उसको पहले बंद करना होगा, उसको उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के खाते में, क्योंकि बाकी सारे खाते तो हमने बंद कर दिए। एसेट्स को हमने क्रेडिट किया तो एसेट्स के खाते बंद हो गए। फिर हमने लायबिलिटीज और प्रोविजंस, रिजर्व्स और जो सरप्लस है उसके उनके खाते को डेबिट किया, उससे वो खाते बंद हो गए। अब जो कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल, इन दोनों के खाते अभी खुले हुए हैं जिनका क्रेडिट बैलेंस है, तो इनके खातों में जो शेष है वो राशि हम इनके अंशधारियों के खाते में ट्रांसफर कर देंगे। तो पूर्वाधिकार अंशधारियों के खाते में पूर्वाधिकार अंश पूंजी को हस्तांतरित करने पर प्रविष्टि की जाएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ऐसा करने से ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का खाता बंद हो गया और ये जो राशि है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर हो गया। अब जो क्रय प्रतिफल के रूप में प्रेफरेंस शेयर्स मिले थे परचेजिंग कंपनी से, वो क्रय प्रतिफल का भुगतान इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को किया जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के खाते को डेबिट किया जाएगा जब भुगतान किया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स
अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स इन क्रय प्रतिफल के रूप में जो पूर्वाधिकार अंश प्राप्त हुए हैं परचेजिंग कंपनी में उनसे क्रेडिट किया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्रय प्रतिफल के रूप में अगर कम अंश दिए गए हैं परचेजिंग कंपनी से, तो जो अंतर की राशि है उससे रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर इन दोनों में कोई डिफरेंस हो, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के खाते में और जो प्रेफरेंस शेयर परचेजिंग कंपनी से आए हैं, इन दोनों में अगर कोई अंतर हो तो उस अंतर का जो एडजस्टमेंट है वो रियलाइजेशन अकाउंट से किया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करके उस अंतर को एडजस्ट किया जाएगा। इसके बाद अब वसूली, जो वसूली खाता है उस वसूली खाते का शेष देखा जाएगा, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो ही वास्तविक स्वामी है कंपनी के। तो एकीकरण के फलस्वरूप विक्रेता कंपनी को हानि हुई है या लाभ हुआ है, उस हानि या लाभ को इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। तो एकीकरण के फलस्वरूप विक्रेता कंपनी को हानि या लाभ जो भी हुआ है उसको हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स ही वास्तविक मालिक है। इसलिए एकीकरण के दौरान अगर हानि या लाभ हुई है तो उसको संतांशधारियों के द्वारा ही वहन किया जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस देखा जाएगा। एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है और जो एंट्रीज करी है उस हिसाब से इस खाते में खतौनी की जाती है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट और डेबिट, अगर क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है तो इसका मतलब है कि एकीकरण में वसूली के दौरान लाभ हुआ है, तो इस क्रेडिट बैलेंस को इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। ये विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में हम एंट्रीज कर रहे हैं। तो छठी एंट्री होगी वसूली खाते के शेष को समता अंशधारियों के खाते में हस्तांतरित करने पर वसूली खाते के शेष को समता अंशधारियों के खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। अगर रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि वसूली पर लाभ हुआ है, तो उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। तो क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, जिससे खाता बंद हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। और अगर रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो इसका मतलब है कि एकीकरण के दौरान वसूली पर हानि हुई है और इस हानि को भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के द्वारा वहन किया जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते को डेबिट किया जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री तो की जाती है लाभ होने पर या क्रेडिट शेष होने पर। जब रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट शेष होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करके इक्विटी शेयर होल्डर खाते में ट्रांसफर करके रियलाइजेशन खाते को बंद किया जाता है। और ये एंट्री की जाती है अगर डेबिट बैलेंस हो, यानी कि हानि हुई हो, डेबिट पक्ष का टोटल ज्यादा हो, वसूली खाते का हानि हुई हो, तो हानि को ट्रांसफर किया जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते को डेबिट किया जाएगा। तो वसूली खाते के शेष को हस्तांतरित करने के बाद में जो समता अंशधारी है उनकी पूंजी को समता अंशधारियों के खाते में ट्रांसफर करके समता अंश पूंजी के खाते को बंद किया जाएगा। समता अंशधारियों के खाते में पूंजी हस्तांतरित करने पर एंट्री की जाती है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। इस एंट्री से जो इक्विटी शेयर कैपिटल का जो खाता है, समतांश पूंजी का खाता है, वो समतांशधारियों को ट्रांसफर हो जाता है। तो समतांशधारियों को वसूली पर लाभ या हानि जो भी स्थिति थी वो उनके खाते में ट्रांसफर किया गया और फिर उनकी पूंजी को उनके खाते में ट्रांसफर किया गया। अब जो भी राशि क्रय प्रतिफल के रूप में प्राप्त हुई है क्रेता कंपनी से, उसको हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को चुका देंगे, भुगतान करेंगे। तो उसके संबंध में एंट्री की जाएगी छठी और ये सातवीं और ये आठवीं एंट्री है। समतांशधारी को क्रय प्रतिफल का भुगतान करें। एंट्री की जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, इनके खाते को डेबिट किया जाएगा और जो भी प्राप्त हुआ है क्रय प्रतिफल के रूप में क्रेता कंपनी से, उससे क्रेडिट किया जाएगा। अगर नगद राशि प्राप्त हुई है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अगर इक्विटी शेयर मिले हैं तो इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी खाते को क्रेडिट किया जाएगा। तो इस प्रकार से विलय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में ये एंट्रीज की जाएगी और इससे सभी खाते, इन एंट्रीज करने का जो उद्देश्य है वो ये होता है कि विक्रेता कंपनी के जो सभी खाते हैं उनको बंद कर दिया जाए, संपत्तियों और दायित्वों के जो भी बैलेंसेज है उन सबको बंद कर दिया जाता है। तो संपत्तियों के खाते को बंद करने के लिए संपत्तियों को क्रेडिट किया जाता है, रियलाइजेशन को डेबिट किया जाता है। दायित्वों या संचयों के खातों को बंद करने के लिए दायित्व और संचयों को डेबिट किया जाता है और रियलाइजेशन को क्रेडिट किया जाता है। उसके बाद बचता है इक्विटी शेयर का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल का खाता। तो जो पूर्वाधिकार पूंजी है और जो समतांश पूंजी है उसको उन अंशधारियों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है और जो क्रय प्रतिफल प्राप्त हुआ है क्रेता कंपनी से, वो उसका इन अंशधारियों को भुगतान करके जो है कंपनी का समापन कर दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो विलय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में किस प्रकार से जनरल प्रविष्टि की जाती है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।